जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। दोस्तों क्रिया को हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस या अदर एग्जाम में, तो उनके मैं इनमें प्रश्न सम्मिलित किया है। तो दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट के पढ़ने के बाद हम सभी इनके प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम क्रिया की ओर। अब देखते हैं क्रिया की परिभाषा। दोस्तों क्रिया की परिभाषा है जहाँ पर किसी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर आपकी क्रिया होती है। यानी दुनिया का कोई भी एक्शन जहाँ पर वर्क हो रहा है, जहाँ पर कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी क्रिया होगी। यानी वहाँ पर कार्य कार्य होगा तो क्रिया भी होगी। यानी जो भी हमारा एक्शन होता है वो सभी हमारा क्रिया होता है। फिर ऐसे मूल धातु। क्रिया का हमारा निर्माण होता है मूल धातु से। क्रिया का जो निर्माण होता है मूल धातु में आप ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारी परिभाषा है मूल धातु के मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। अगर दोस्तों हम पढ़ना में देखें तो पढ़ना में क्या मूल धातु क्या है दोस्तों, तो इसमें मूल धातु है पढ़, और इसमें ना जोड़ने पर आपका बनता है पढ़ना। और जैसे रोना में देखें तो रोना में इसमें क्या है, आपकी मूल धातु रो है, शब्द क्या है, मूल धातु रो है। हंसना में दोस्तों क्या है आपका, ये हंस जो है ये क्या है, ये आपका मूल शब्द है, यानी कि मूल धातु है। और जो ये लिखना है, लिखना का मूल धातु क्या हो जाएगी, लिख। और इस नाचना का हो जाएगा आपका नाच, और इस पीना का हो जाएगा पी। यानी कि इन सब में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका ये क्रिया का निर्माण होता है। फिर दोस्तों हम क्रिया से देखेंगे, सॉरी दोस्तों, क्रिया से हम देखेंगे कैसे क्रिया का निर्माण होता है, इसमें कैसे प्रथम क्रिया होती है और कैसे बनती है आपकी द्वितीय ऋणार्थक क्रिया। तो दोस्तों हम मूल धातु से निर्माण करेंगे क्रिया का प्रथम ऋणार्थक क्रिया और द्वितीय ऋणार्थक क्रिया। जैसे हमारा है ना, पढ़ शब्द, मूल धातु क्या है पढ़, और इसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा पढ़ना, जो कि आपकी क्रिया हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर पढ़ाना शब्द हो जाएगा इसमें आना शब्द हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आना शब्द जुड़ जाने से ये क्या हो जाएगा आपका प्रथम ऋणार्थक। और वाना शब्द जहाँ पर जुड़ेगा वहाँ पर आपका होगी द्वितीय ऋणार्थक क्रिया। जैसे यहाँ पर पढ़ाना है और यहाँ पर पढ़वाना है, तो दोस्तों इसमें क्या निकल रहा है, पढ़ाना यानी आना शब्द निकल रहा है, और पढ़वाना में वाना शब्द निकल रहा है। जहाँ पर वाना शब्द निकले वहाँ पर आपका द्वितीय ऋणार्थक क्रिया होगी, या वाना ध्वनि निकले या आना ध्वनि निकले, इससे आप भी ध्वनि से भी पहचान लेंगे। इससे मांग शब्द क्या है, ये मूल धातु है, और इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से आपका हो जाएगा मांगना। और मांगना में अगर गा में यहाँ पर डंडा लगा देंगे तो ये हो जाएगा मंगाना। ये क्या हो जाएगी, मंगाना शब्द हो जाएगा प्रथम ऋणार्थक, और मंगवाना शब्द हो जाएगा आपका द्वितीय ऋणार्थक क्रिया। फिर है हमारा मूल धातु लिख। लिख में अगर नया प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लिखना, और आना आ जोड़ देंगे खा में तो ये हो जाएगा आना, तो ये हो जाएगा लिखाना। ये हो जाएगी आपकी प्रथम ऋणार्थक क्रिया। फिर दूसरा है हमारा वाना शब्द जुड़ जाएगा लिखवाना। लिखवाना में अगर वाना शब्द जुड़ेगा तो वहाँ पर हो जाएगा द्वितीय ऋणार्थक क्रिया। फिर है नेक्स्ट हमारा मूल धातु दौड़। दौड़ में अगर ना प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा दौड़ना, ये आपकी क्रिया हो जाएगी। और ड़ा में आ का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दौड़ाना। दौड़ाना में क्या हो जाएगा, आना शब्द निकल रहा है, इसलिए हो जाएगी आपकी प्रथम ऋणार्थक क्रिया। और दौड़वाना में हो जाएगी आपकी द्वितीय ऋणार्थक। जहाँ पर वाना शब्द निकले वहाँ पर द्वितीय ऋणार्थक, और आना शब्द निकले तो वहाँ पर आपका प्रथम ऋणार्थक हो जाएगा। इसी प्रकार हम पी शब्द में देखें तो पी में ना जोड़ने से पीना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पिलाना प्रथम ऋणार्थक में, और द्वितीय में हो जाएगा आपका पिलवाना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिया। क्रिया के भेद। दोस्तों क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, क्रिया के दोस्तों मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, क्रिया के मुख्यतः आपके दो भेद होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, और नंबर दो होता है आपका अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों सकर्मक की अगर परिभाषा देखें, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता के बाद दोस्तों कर्म
और फिर आपकी क्रिया। जहाँ पर कर्ता और क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहाँ पर आपका क्या होगा, सकर्मक क्रिया दोस्तों। क्या होगा, सकर्मक। और दोस्तों सकर्मक क्रिया में आपको जो प्रभाव पड़ेगा वो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा, कर्म पर। जबकि अकर्मक क्रिया में दोस्तों अगर हम देखें तो अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होती है। कर्ता प्लस क्रिया, क्या होती है, कर्ता और प्लस क्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगी अकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें प्रभाव किस पर क्रिया का पड़ेगा, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही अकेले पड़ेगा, इसमें चूंकि कर्म नहीं होता। जबकि सकर्मक क्रिया में आपका प्रभाव किस में पड़ेगा, इसमें कर्म पर पड़ेगा, क्योंकि इसमें कर्म होता है। दोस्तों अगर हम पहचान की बात करें तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हम पहचानेंगे कैसे। उदाहरण तो लिख दिया हमने, लिखना, खाना पीना, पढ़ना, लाना, चलाना, पकाना, बनाना, सुनना, देखना आदि, ये आपके सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। लेकिन हम इनको पहचानेंगे कैसे, कि हम कैसे जानेंगे कि इनमें सकर्मक क्रिया है, और हंसना, रोना, उठना, बैठना, सोना, अकड़ना, सजना, जीना, नाचना, उड़ना, इनमें हम कैसे सीखेंगे कि इसमें अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे लिखना दोस्तों, इससे कोई वाक्य, जैसे हम कोई वाक्य बनाए लिखना, वह लिखती है, वह लिखती है, क्या करती है, लिखती है। तो दोस्तों अगर हम इसमें देखें कि वह लिखती है, तो इसको अगर हम समझें तो कैसे समझ सकते हैं कि इसमें सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसमें हम कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगा दें, और क्या से जो उत्तर प्राप्त होगा तो वो आपकी सकर्मक क्रिया हुई। अगर उत्तर मिलता है, अगर जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। और दोस्तों कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाने से अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह लिखता है, वह लिखता है, लिखता आपकी ये क्रिया हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा कर्ता, ये क्या हो जाएगा, कर्ता। दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे, दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर कर्म तो है नहीं, लेकिन कहीं पर दोस्तों इतना ही देगा, लिखना, खाना पीना, इसमें पूछ देगा, क्योंकि इसमें कर्म छिपा होता है और इस कर्म को ही हमें पहचानना। अगर दोस्तों कर्म को पहचानना सीख गए तो आपकी क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जैसे वह लिखती है, तो दोस्तों कर्ता और क्रिया के बीच में अगर हम क्या शब्द लगाएं तो अगर जवाब मिलता है तो वो क्रिया होगी, अगर जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह लिखती है, तो वह क्या लिखती है दोस्तों, कुछ तो लिखती होगी, वह लिखती है, वह क्या लिखती है, वह क्या लिखती है। यहाँ पर अगर कर्ता और आपकी क्रिया के बीच में क्या शब्द लगा दें तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी वह क्या लिखती है, कुछ तो लिखती होगी, तो यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब जैसे यहाँ से एक शब्द ले लें, हंसना। दोस्तों हंसना, वह हंसती है, वह हंसती है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया, क्योंकि अगर हम कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाएं, वह क्या हंसती है, तो इससे कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन वह क्या लिखती है, कुछ तो लिखती होगी, पत्र लिखती होगी, चिट्ठी लिखती होगी, या कुछ लिखती होगी, तो यहाँ से जवाब तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ से हमें जवाब नहीं मिल रहा है। वह हंसती है, वह क्या हंसती है, वह हंसती है, वह क्या हंसती है, यहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर अकर्मक है। जहाँ पर दोस्तों क्या से जवाब मिले तो वहाँ आपका सकर्मक, और जहाँ पर क्या का जवाब ना मिले वहाँ पर आप अकर्मक। अब जैसे एक और हम शब्द ले लें जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे वह पीता है, और यहाँ से ले लें सीमा रोती है, सीमा रोती है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द जोड़े, वह क्या पीता है दोस्तों, वह क्या पीता है, तो कुछ तो पीता होगा, पानी पीता होगा, दूध पीता होगा, तभी तो ये शब्द बना है पीना। तो वह क्या पीता होगा दोस्तों, कुछ तो पीता होगा, तो यहाँ पर आपका जो कर्म है वो छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जबकि सीमा रोती है, सीमा क्या रोती है, इसमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। सीमा रोती है, सीमा क्या रोती है, तो इससे कोई जवाब नहीं मिला। जहाँ पर जवाब मिले
वहाँ पर सकर्मक, और जहाँ पर जवाब हमें क्या का ना मिले तो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों हम ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आगे देखेंगे। जैसे आशीष खाता है, आशीष क्या खाता है भाई? कुछ तो खाता होगा, आम खाता होगा, खाना खाता होगा, सेब खाता होगा, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? आशीष खाता है, तो आशीष ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। फिर है नेक्स्ट, राम दौड़ता है। राम क्या दौड़ता है? क्या आपको जवाब मिलेगा? क्या राम दौड़ता है? ये कोई जवाब नहीं होगा दोस्तों। राम क्या दौड़ता है? राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है? कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो ये आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। फिर है नेक्स्ट, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं? तो इससे भी कोई जवाब हमें नहीं प्राप्त होगा। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं? तो इससे भी हमें कोई, इसका मतलब ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें दोस्तों बताइए कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? वृक्ष से पत्ता गिरता है दोस्तों, या पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? इसमें भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। वृक्ष से, अब दोस्तों क्या शब्द लगाना भी सीखिए। इस एग्जाम्पल से आपको क्या शब्द लगाना भी हम सिखाएंगे। वृक्ष से पत्ता गिरता है, ज़्यादातर विद्यार्थी कहेंगे वृक्ष से क्या गिरता है, ऐसे लगा देंगे। वृक्ष से क्या गिरता है तो कहेंगे पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, क्योंकि वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष तो एक क्या है? एक साधन है, लेकिन ये कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वृक्ष शब्द को हम नगण्य मान लेंगे। तो दोस्तों पत्ता क्या गिरता है, इस क्या निकालेंगे? पत्ता क्या गिरता है, चूंकि कार्य करने वाला पत्ता है, पत्ता क्या गिरता है, तो दोस्तों यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ कोई हमें जवाब नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर कर्ता, कार्य करने वाला भी कर्ता होना चाहिए और उसका प्रभाव पड़े क्रिया द्वारा, तो वहाँ पर हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे श्यामा लिखती है, श्यामा क्या लिखती है? यहाँ से जवाब मिलेगा कि पत्र लिखती है, या चिट्ठी लिखती है, कुछ भी लिखती है, निबंध लिखती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी? सकर्मक क्रिया। जैसे सुमन रोता है, सुमन क्या रोता है? इससे कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। फिर दोस्तों पानी बरसता है, पानी क्या बरसता है? दोस्तों इसका कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। पानी बरसता है, पानी क्या बरसता है, तो यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे अकर्मक और सकर्मक। फिर हमारा है सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कैसे? एक होता है एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म होता है। एक होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, जिसमें दो आपके कर्म होते हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, और नंबर दूसरा है हमारा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें हमारे दो कर्म होते हैं। क्योंकि इसमें द्वि शब्द आया है, तो यहाँ पर जहाँ पर दो कर्म होंगे, इनको हम कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, इसमें कौन सा कर्म होगा? एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी या द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि ये पढ़ाना शब्द तो आपकी क्रिया हो जाएगी, और यहाँ पर जो कर्म है सिर्फ एक ही कर्म है, तो ये आपकी हो जाएगी एक कर्मक सकर्मक क्रिया। फिर नंबर दूसरा है हमारा शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाता है, ये आपकी क्रिया हो जाएगी पढ़ाना, और जो आपकी ये हिंदी है ये कर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्म। और दूसरा कर्म हमारा हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थी। ये जो विद्यार्थी शब्द है ये भी कर्म है, तो यहाँ पर दो कर्म हुए, इसका मतलब हो गया इसमें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, सचिन क्रिकेट खेलता है। ये खेलना शब्द तो आपकी क्रिया हो जाएगी, और जो क्रिकेट है ये आपकी हो जाएगा कर्म, और ये आपका कर्ता हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक कर्म है, इसलिए ये सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, सचिन बैट और बॉल से क्रिकेट खेलता है, तो इसमें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि ये तो आपकी खेलना क्रिया हो गई। एक आपकी कर्म ये हो गया क्रिकेट, और दूसरा आपका कर्म हो गया बैट और बॉल, ये क्या है? ये कर्म है, और इसमें भी कर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। फिर देखेंगे दोस्तों संरचना के आधार पर क्रिया के भेद।
दोस्तों अगर संरचना के आधार पर हम देखें तो क्रिया के 5 भेद होते हैं, जिनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारा संरचना के आधार में क्रिया के 5 भेद होते हैं, उसमें हमारा पहला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाए। जैसे जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे हमारा है एग्जाम्पल, राधा किताब पढ़कर सो गई। राधा किताब पढ़कर सो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि किताब को पढ़ा और सो गई, एक कार्य खत्म हुआ और दूसरा चालू, यानी सोना एक कार्य क्रिया हो गई, मतलब एक कार्य हो गया, और पढ़ना भी एक कार्य है। तो एक कार्य खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम चालू, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि पहले क्रिया समाप्त हो गई और दूसरी क्रिया चालू हो गई, तो यह आपकी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे दादाजी उठकर टहलने चले गए, पहले उठे फिर टहलने चले गए, तो यहाँ पर भी आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। दादाजी उठे और टहलने चले गए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। फिर दोस्तों है प्रर्थक क्रिया। प्रर्थक क्रिया में दोस्तों क्या होता है कि कर्ता कार्य को स्वयं न कर कर दूसरे से करवाता है, तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाती है? प्रर्थक क्रिया। जैसे जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए और शिक्षक ने जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, शिक्षक ने विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़वाई। शिक्षक ने किससे पुस्तक पढ़वाई? विद्यार्थियों से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगी प्रर्थक क्रिया। चूँकि प्रर्थक क्रिया की परिभाषा है जब कर्ता कार्य स्वयं न कर कर किसी दूसरे से करवाता है। जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए तो वहाँ पर प्रर्थक क्रिया होती है। यहाँ पर शिक्षक ने विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़वाई है, यानी कि कार्य विद्यार्थियों द्वारा हुआ है, करवाया किसने? शिक्षक ने, तो यहाँ पर प्रर्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे श्यामा ने पिताजी से खिलौने मंगवाए। श्यामा ने किससे मंगवाए? पिताजी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रर्थक क्रिया हो जाएगी, यानी दूसरे से कार्य करवाया गया है। फिर है हमारा नेक्स्ट नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया दोस्तों वो होती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। किससे बनती हैं? नाम धातु क्रिया होती है आपकी जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, वे क्या होती हैं? आपकी नाम धातु क्रिया होती है। जैसे हाथ क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? तो इससे क्या, हाथ से क्या हो जाएगा? आपका हथियाना। इसी प्रकार लात शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है और लात से हो जाएगा लतियाना। दोस्तों अपना क्या है? अपना ये सर्वनाम है, तो अपना से क्या हो जाएगा? अपनाना, किसी चीज़ को अपनाना। तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। जैसे लंगड़ा, दोस्तों लंगड़ा से क्या हो जाएगा? लंगड़ाना। इसी प्रकार सर्व से क्या हो जाएगा? शर्माना। इसी प्रकार जैसे ये लाज है, लाज से क्या हो जाएगा दोस्तों? लाज से हो जाएगा आपका लजाना। तो दोस्तों जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं वे आपकी क्या होती हैं? नाम धातु क्रिया। क्या होती हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम से बनती हैं वो आपकी नाम धातु क्रिया होती हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कृदंत क्रिया। दोस्तों कृदंत क्रिया वे क्रिया होती हैं दोस्तों जिनमें ना प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है, तो वो क्या होती हैं? आपकी कृदंत क्रिया होती हैं। परिभाषा क्या है? वह क्रिया जिसमें ना प्रत्यय ना लगा हो, तो वे क्या हो जाती हैं? आपकी कृदंत क्रिया हो जाती है। जैसे हंसें, दोस्तों इसका अगर मूल शब्द देखें या मूल धातु देखें तो क्या हो जाएगा? हंस, लेकिन इसमें ना प्रत्यय नहीं जुड़ा है, ये तो क्या है? हंसे हैं। इसी प्रकार चल से चले बना है, इसी प्रकार जा से जाओ बना है, इसी प्रकार खेल से खेले बना है। लेकिन इसमें दोस्तों क्रिया तो है लेकिन इसमें ना प्रत्यय नहीं जुड़ा है। जिस भी क्रिया में ना प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है वे आपकी क्या होती हैं? वे आपकी कृदंत क्रिया होती हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो क्रिया एक साथ हों, क्या हों? दो क्रिया साथ हों। जैसे एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे राम खाना खाकर चला गया, तो ये क्या हो गया? आपके राम खाना खाया और चला गया, राम खाना खाकर चला गया,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। एक एक आपको खाकर और एक आपका चला जाना, ये क्या है, संयुक्त क्रिया, दो क्रिया। फिर है उसने हिंदी पढ़ ली। उसने क्या पढ़ ली, उसने हिंदी पढ़ ली। एक पढ़ शब्द क्रिया हो गई और एक ये लेना शब्द क्रिया हो जाएगी। एक ये पढ़ शब्द है और एक ये ले शब्द, दो क्रिया एक साथ की। जैसे वह हिंदी बोल सकता है, ये दोस्तों बोलना शब्द भी क्रिया है और सकना ये भी आपकी क्रिया है। दो क्रिया एक साथ हुई तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। जैसे हमने भोजन कर लिया है, दोस्तों भोजन करना और भोजन ये क्या है, लिया, ये भी आपकी क्या है, क्रिया एक साथ हो, यानी भोजन कर लिया। जब दो क्रिया एक साथ होती हैं तो वहाँ पर आपकी संयुक्त क्रिया होती है। फिर दोस्तों यहाँ से हमारा चालू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस और आपके जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके हमने सभी प्रश्न कवर किए हुए हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, बताइए। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, बताइए। कर्म पर, क्रिया पर, कर्ता पर या किसी पर नहीं, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया में दोस्तों हमेशा कर्म पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म पर। और दोस्तों अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कर्म होता ही नहीं है। अकर्मक क्रिया में दोस्तों कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कर्म होता ही नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, वे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे दोस्तों, हम कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। फिर नेक्स्ट एग्जाम, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, बताइए। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर और क्रिया पर। दोस्तों हमने अभी बताया था जो जो अकर्मक क्रिया होती है उनका प्रभाव आपको किसमें, कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म होता ही नहीं है, सिर्फ क्रिया और कर्ता होती है। तो इसमें प्रभाव जो पड़ेगा दोस्तों तो वो आपका कर्ता पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। क्रिया के साथ जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं, क्या ये सही है। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, क्या वह सही है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, बताइए। इसमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, तो इसमें सही कथन होगा आपका सी नंबर। कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, सी नंबर। चूँकि क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। दोस्तों नामबोधक क्रिया किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम और जो विशेषण से बनती हैं वो आपकी नामबोधक क्रिया कहलाती हैं। और दूसरा है, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। तो दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा वह नहीं कहलाती, चूँकि ये कर्म है तो यहाँ पर दोस्तों कर्मवाच्य होगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर है, निम्न में से क्या है, निम्न में से किस वाक्य में दो कर्म है, बताइए। निम्न में से किस वाक्य में दो कर्म है। रमेश ने फल खरीदे, खरीदना आपकी क्रिया हो जाएगी और फल क्या हो जाएगा, कर्म, और रमेश कर्ता हो जाएगा। तो इसमें एक कर्म है, पूछ रहा दो कर्म है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर मनोज ने अच्छा खाना पकाया, बताइए। मनोज ने अच्छा खाना पकाया, आपका पकाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगी। ये कर्म हो जाएगा और ये कर्ता हो जाएगा, इसमें भी एक ही कर्म है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, इसमें ये देना शब्द हो जाएगी क्रिया, और ये भी आपका कर्म हो जाएगा और ये भी आपका कर्म हो जाएगा। तो इसमें दो कर्म हैं, क्या है, इसमें दो कर्म हैं,
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 6 नंबर। मोहन सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन सेब खाता है। मोहन दोस्तों क्या खाता है? सेब खाता है। इसका जवाब मिल रहा है तो ये आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया दोस्तों, जिसमें जवाब मिले क्या क्रिया और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाने से, तो वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। अगर जवाब नहीं मिलता है तो दोस्तों आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? बताइए किस में अकर्मक नहीं है? आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, इसमें इसमें क्या है? इसमें दोस्तों आपकी अकर्मक क्रिया है। और पूछ रहा है कि किसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन मंगवाया। सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन मंगवाया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चूँकि जितनी भी प्रयार्थक क्रिया होती हैं आपकी क्या होती हैं? सकर्मक क्रिया होती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, जितनी भी सकर्मक क्रिया होती हैं दोस्तों प्रयार्थक क्रिया होती हैं वो आपकी सकर्मक क्रिया होती हैं। छोटे बच्चे बार बार पर रोते हैं, क्या रोते हैं? इससे कोई जवाब नहीं। जंगल में हिरण दौड़ते हैं, हिरण क्या दौड़ते हैं? इससे भी कोई आपका जवाब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसमें ही सकर्मक क्रिया, चूँकि पूछ रहा अकर्मक नहीं है तो यही अकर्मक नहीं है, क्योंकि इसमें सकर्मक है। आंसर हो जाएगा सी। फिर हमारा नेक्स्ट है 8 नंबर। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, बताइए। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, बताइए। हम पिछले साल जयपुर गए। पूर्वकालिक यानी कि पहले क्रिया हो चुकी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? मैं कपड़े धोकर खेलने लगा। क्योंकि एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरी क्रिया जब प्रारंभ हो तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। हम पिछले साल जयपुर गए, इसमें पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्न में से गलत विकल्प है, बताइए। वह चतुर निकला, क्या सकर्मक क्रिया है? वह कॉलेज से आकर सो गया। वह कॉलेज से आकर सो गया, क्या इसमें पूर्वकालिक क्रिया है? उसने आम खाया, क्या सकर्मक क्रिया है? मोर नाचता है, क्या अकर्मक क्रिया है? बताइए कौन सा विकल्प गलत है? बताइए बताइए कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों गलत है, क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया है। क्या है इसमें दोस्तों? इसमें अकर्मक क्रिया है और दिया है सकर्मक क्रिया। दोस्तों मोर नाचता है, ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। उसने आम खाया, उसने क्या खाया? आम खाया, तो ये सकर्मक क्रिया है। वह कॉलेज से आकर सो गया, यानी कि एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया चालू, तो वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर हमारा है नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया का वाक्य है, क्या है? अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा? बताइए। सुहानी गिलास से दूध पीती है। सुहानी क्या पीती है? गिलास से दूध पीती है, तो ये तो सकर्मक है। लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है। लड़का क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, ये भी सकर्मक है। सुहानी चुपचाप पुस्तक पढ़ रही है। सुहानी क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। सुहानी नाच रही है। सुहानी क्या नाच रही है? सुहानी क्या नाच रही है, इससे कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो आपका ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। कमल ने वैभव को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए दोस्तों। क्या प्रयार्थक क्रिया है? क्या संयुक्त क्रिया है? क्या सकर्मक क्रिया है? क्या अकर्मक क्रिया है? बताइए कौन सा आपका नंबर सही होगा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब दोस्तों बहुत से दोस्तों इसका आंसर प्रयार्थक क्रिया को दे रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे? प्रयार्थक क्रिया, लेकिन इसमें सकर्मक क्रिया। दोस्तों चूंकि प्रयार्थक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर दूसरों से काम करवाया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैभव ने पढ़ाया है, उसने यानी कि
कर्ता द्वारा किया गया है काम है। कमल ने वैभव को पढ़ाया, ना कि पढ़वाया। जब दूसरे से काम करवाया जाए तो वहाँ पर प्रणार्थक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है जहाँ दो क्रिया एक साथ होती हैं। लेकिन जहाँ पर कमल ने वैभव को पढ़ाया, वैभव ने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कुछ तो पढ़ाया होगा, तो यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बहुत से बच्चे प्रणार्थक क्रिया को लगा रहे होंगे, तो कि इसी बारीकियों को दोस्तों देखना है और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर विद्यार्थी फंसते हैं। लेकिन आज के बाद आप नहीं फंसोगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। 12 का राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। भाववाचक केवल अकर्मक क्रिया में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, सभी प्रणार्थक क्रियाएं अकर्मक सकर्मक होती हैं, सॉरी। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो दोस्तों आपका ए नंबर तो सही है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो दोस्तों ये भी सही है आपका। दोस्तों जो कर्मवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, दोस्तों ये गलत है। सभी प्रणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं दोस्तों, ये हमने बताया, जितनी भी आपकी प्रणार्थक क्रियाएं होती है वो सकर्मक होती हैं। तो दोस्तों ये भी राइट हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सॉरी दोस्तों 30 नंबर है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। पहला हमारा वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं। दूसरा है अविकारी शब्दों में अव्यय भी कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सभी क्रियापद अव्यय होते हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, वाक्य में सभी शब्द पद नहीं होते हैं दोस्तों। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये अव्यय होते हैं। चूँकि अव्यय अव्यय क्या होता है दोस्तों, जिसमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पर आपका वो अव्यय होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। सभी क्रियापद अव्यय होते हैं दोस्तों, सही है बिल्कुल, सभी क्रियापद जो होते हैं अव्यय होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में सकर्मक क्रिया बताइए क्या होगा दोस्तों। क्या भागा शब्द सकर्मक होगा, क्या आया शब्द सकर्मक होगा, लेटा शब्द सकर्मक होगा, या बनाया शब्द, बताइए इसमें कौन सा सकर्मक होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनाया। दोस्तों सोहन ने क्या बनाया, दोस्तों वाक्य प्रयोग कीजिए, अगर वाक्य प्रयोग करके बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। सोहन भागा, सोहन क्या भागा, कोई जवाब नहीं मिला। सोहन आया, सोहन क्या आया, कोई जवाब नहीं। सोहन लेटा, क्या लेटा भाई, कोई जवाब नहीं। लेकिन सोहन बनाया, सोहन ने क्या बनाया, कुछ तो बनाया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, वह इसी और दौड़ी चली आ रही है में आ रही है क्रिया का प्रकार है, बताइए। आ रही है तो ये क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया, कौन सी हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सी, चूंकि आना शब्द भी क्रिया है और ये जो रहा रही है ये आपकी सहायक क्रिया है, दोनों मिलकर बन रही है। ये क्या है आपकी सहायक क्रिया है। जब दोस्तों दोनों क्रिया मिलेंगी तो आपकी क्या हो जाएंगी संयुक्त क्रिया, क्या हो जाएंगी संयुक्त क्रिया। फिर हमारा नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है, बताइए। सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए कौन सा है। कुत्ता सड़क पर खड़ा है, क्या ये सही होगा। लता स्कूल में पढ़ती है, क्या ये सही होगा। कुर्सी पर कौन बैठा है, क्या ये सही होगा। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, बताइए इसमें कौन सी सकर्मक क्रिया है, बताइए। तो दोस्तों इसमें
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? लता स्कूल में पढ़ती। लता स्कूल में क्या पढ़ती है? कुछ तो पढ़ती होगी, किताब पढ़ती होगी, हिंदी पढ़ती होगी, इंग्लिश पढ़ती होगी। तो इसका तो दोस्तों जवाब आएगा कुत्ता सड़क पर खड़ा है। कुत्ता क्या खड़ा है, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। कुर्सी पर क्या बैठा है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कोई नहीं मिलेगा, इसका जवाब नहीं मिलेगा। नाम क्या जानता हूँ, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर हमारा नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। दोस्तों संयुक्त क्रिया के 13 भेद होते हैं। दोस्तों ये हमने नहीं बताया, लेकिन इसको ध्यान रखना। किसी किसी बुक में 14 दिया है, लेकिन आपको जो आयोग ने सिर्फ 13 माने हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 13। आपको 13 ही लगाना है। फिर हमारा नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है दोस्तों? किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। बताइए किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है, बताइए। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, क्या ये सही होगा? शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते हैं, क्या ये सही होगा? कोच खिलाड़ी को कबड्डी सिखाता है, क्या ये सही होगा? माँ बच्चे को सिलाती है। कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? तो दोस्तों इसको पढ़ने से इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें चूंकि एक ही कर्म है, इसमें क्या है, बाकी तीनों में आपके क्या है, बाकी ये तीनों में आपके द्विकर्म है, लेकिन माँ बच्चों को सुलाती है। सुलाना आपकी क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और बच्चा आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और ये जो माँ शब्द है ये आपकी हो जाएगी कर्ता करने वाली, यानी सुलाने वाली। तो दोस्तों इसमें एक ही कर्म है, तो यहाँ पर एक कर्म क्रिया है। फिर नेक्स्ट है किसी वाक्य की क्रिया अपूर्ण है, बताइए। किसी वाक्य की, किस वाक्य की क्रिया अपूर्ण है, बताइए। इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया अपूर्ण है, बताइए। चिड़िया उड़ रही है, विमान विवान बहस कर रहा है, लड़का खिलाड़ी है, गाय दूध दे रही है। दोस्तों इन सभी में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी उड़ना क्रिया है, बहस कर रहा है तो इसमें भी ये क्रिया है, लेकिन लड़का खिलाड़ी है, क्या इसमें कोई क्रिया तुमको दिखाई पड़ रही है? क्या इसमें कोई क्रिया है? दोस्तों इसमें कोई क्रिया नहीं है, लड़का खिलाड़ी है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो ये शब्द अधूरा है। जबकि दोस्तों गाय दूध देती, इसमें भी क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त क्रिया किस वाक्य में नहीं है, बताइए। संयुक्त क्रिया किस वाक्य में नहीं है? फूल खिल रहे हैं, चिड़िया उड़ती ही जा रही हैं, कल बादल खूब बरसे, सड़कों पर पानी भर चुका है, बताइए उसमें कौन सी संयुक्त क्रिया है? बताइए किस वाक्य में संयुक्त क्रिया है दोस्तों? नहीं है दोस्तों, क्या है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कल बादल खूब बरसे। क्योंकि दोस्तों इसमें सब में संयुक्त क्रिया, खिलना भी, खिल रहा है, ये भी आपकी क्या है, संयुक्त क्रिया है। खिलना भी संयुक्त क्रिया है, और रह रही ये भी सहायक क्रिया है। दूसरे में चिड़िया उड़ती ही जा रही, उड़ना भी है और जाना भी है, ये क्या है, क्रिया है, संयुक्त क्रिया। दो क्रिया यानी यूज हुई हैं दोस्तों। भरना और ये चुकना, ये भी क्या, दो क्रियाएं हैं, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। जबकि कल बादल खूब बरसे, इसमें ये बरसना तो क्रिया है, लेकिन खूब क्या है, ये एक क्रिया विशेषण है, बरसने की विशेषता बता रहा है। और बाद ये आपका कल बादल हो जाएगा आपके। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो दोस्तों मूल धातु का स्वरूप हमेशा दोस्तों क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? मूल धातु का स्वरूप हमेशा स्वतंत्र होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। राधा को पीट दो, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और अनुमति बोधक। तो दोस्तों यहाँ पर है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अनुमति बोधक। दोस्तों चूंकि यहाँ पर अनुमति मिल गई, राधा को पीट दो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये अनुमति बोधक हो जाएगी। क्या ये इच्छा बोधक है? नहीं दोस्तों। अभ्यास बोधक है? नहीं। शक्ति बोधक, जहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन हो वहाँ पर शक्ति हो जाएगा, शक्ति बोधक क्या हो जाएगा, जहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन
तो वहाँ पर शक्ति, जहाँ पर अभ्यास का हो तो वहाँ अभ्यास बोधक, जहाँ पर अपनी इच्छा से कोई काम हो तो वहाँ पर इच्छा बोधक। लेकिन यहाँ तो राधा को पीट दो, यहाँ पर अनुमति दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अनुमति बोधक हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूतकाल क्रिया किस वाक्य में नहीं है, बताइए। भूतकाल, लोगों ने अपना काम कर लिया यानी काम समाप्त हो गया, तो इसमें भूतकाल क्रिया है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। वर्षा होने पर किसानों ने खेत जोते, यानी वर्षा समाप्त हो गई उसके बाद किसानों ने खेत जोते, तो ये भी आपकी भूतकालिक क्रिया है। और पूछ रहा है भूतकालिक क्रिया नहीं, किसमें नहीं है। सुहानी ने पुस्तक पढ़ ली, ये भी भूतकालिक, लेकिन लड़का खांसता जा रहा है, क्या है, लड़का खांसता जा रहा है, यानी ये कंटिन्यूसली अभी भी काम चल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इनमें से किसी वाक्य में यानी किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है अकर्मक क्रिया का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मजदूर गहरी नींद में सो गया, बताइए। किसान फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें किसान फसल काट रहा है, किसान क्या काट रहा है, फसल। बालक दूध पी रहा है, बालक क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, यानी इसका जवाब भी मिल रहा है। बच्चे उड़ा रहे हैं, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, यानी कि इनमें सब में क्या है, तीनों में, इसमें क्या है, इनमें तीनों में है आपकी सकर्मक क्रिया, क्या है आपकी, इनमें है आपकी सकर्मक क्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 नंबर, किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, बताइए किसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें अकर्मक क्रिया है। सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, ये भी क्या है, सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, ये एक आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यही है। बालक जमीन पर बैठा है, बालक क्या बैठा है, इसका आंसर मिलेगा नहीं। हरीश गांव गया, इसका भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। हरीश क्या गया, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है हमारा नेक्स्ट 26 नंबर, कौन सा क्रम सही नहीं होता, ये मुकेश खाना पकवाता है, यानी जो दूसरे से अगर काम करवाया जा रहा तो वहाँ पर प्रार्थक क्रिया, ये तो सही है, लेकिन पूछ रहा कौन सा क्रम सही नहीं है, तो ये तो सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया, ये भी सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, दोस्तों यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया होगी, क्या होगी, पुलिस ने चोर को पकड़वाया। काम दूसरे से अगर कोई करवाता तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, या तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, और सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं आपकी सकर्मक क्रिया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया है, या द्विकर्म क्रिया है, या यौगिक क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खाना खिलाना इसमें कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों इसमें है आपकी यौगिक क्रिया, खाना खिलाना। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों को डाउट आता है संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में आता है। दोस्तों संयुक्त क्रिया यौगिक क्रिया अगर कोई वाक्य देगा तो वो अलग अलग देगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको संयुक्त क्रिया को हम क्लियर कर दें। दोस्तों संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ पर जिन क्रियाओं का साउंड एक जैसा हो, यानी एक ही काम के लिए एक जैसा साउंड हो, मिलते जुलते, जैसे खाना खिलाना, तो इसमें साउंड एक ही तरह का आ रहा है, खाना खिलाना, तो यहाँ पर यौगिक है। जितने भी साउंड एक ही तरह मिलते जुलते हो, साउंड मतलब जो आवाज़ हो वो एक ही तरह प्रतीत हो, तो वहाँ पर यौगिक क्रिया आप पहचान सकते हो। जबकि संयुक्त क्रिया में अलग अलग क्रियाओं का भी मेल होता है, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कभी कभी क्रिया का सहायक क्रिया से भी मिलान होता है, तो वहाँ पर भी संयुक्त क्रिया होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। दोस्तों क्रिया के मूल को तो सभी जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, क्रिया के मूल को आप धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है दोस्तों, धातु होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हमारा नेक्स्ट है 29 नंबर, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं। संज्ञा
अथवा विशेषण और संज्ञा विशेषण या सर्वनाम से बनने वाली आपकी क्रिया क्या कहलाती है बताइए? ये आपकी कहलाती हैं, कौन सी क्रिया कहलाती है? नाम धातु क्रिया। कौन सी कहलाती है? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु, सॉरी दोस्तों, नाम बोधक होंगी। क्या होंगी दोस्तों? नाम बोधक क्रिया। कौन सी होगी आपकी? नाम बोधक क्रिया। फिर हमारा नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, रात में जागना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है, किस कोट की है बताइए? रात में जागना दोस्तों, देखो रात में जागना यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका कारण क्या हुआ? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। क्रिया क्या है? रात में जागना। और इसकी विशेषता यानी कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है? अगर रात में जागोगे तो क्या परिणाम निकलेगा? ये यानी आपको हानि पहुंचाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए? गेस करके बताइए दोस्तों। क्रियार्थक क्रिया, प्रार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, बताइए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका क्रियार्थक क्रिया। दोस्तों चूंकि क्रिया से अर्थ निकल रहा है रात में जागना, अगर रात में जागोगे तो आपको हानि होगी, यानी रात में जागना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी क्रियार्थक क्रिया, यानी क्रिया से अर्थ निकल रहा है क्या कि रात में अगर जागोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानि हो सकती है, यानी हानिकारक है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी हानिकारक, सॉरी दोस्तों, क्रियार्थक क्रिया। तो दोस्तों आज का हम टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे वीडियो, कुछ वीडियो हमारे ट्रिक पर आधारित हैं जो पूर्णतः ट्रिक पर आधारित हैं, और कुछ वीडियो में कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लाया हूँ। तो इन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।